आज काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। मार्केट एक समय पे 75 पॉइंट्स निफ्टी डाउन था और लास्ट 1 घंटे में मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स निफ्टी अप चला गया। नाउ ये दिखाता है कि जैसे इलेक्शन नज़दीक आया किस तरह की वॉलेटिलिटी और सडनली बाइंग एंड सेलिंग आ रही है। इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यही होती है ना कि आपको लगता है कि थिंग्स आपके कंट्रोल में, लेकिन कब आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है पता नहीं चलता। इससे जब आप ट्रेडिंग और इंट्राडे डेरिवेटिव्स करते हो, बहुत केयरफुल लीजिए इस टाइप ऑफ मार्केट से। आज कुछ हम लोग बात करने वाले कि आज मार्केट में कैसे रहा और क्या-क्या स्टॉक्स के रिजल्ट आए। मोर देन दैट नो कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स में मूवमेंट जो आई थी, वो बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं अदानी से। अदानी का एक न्यूज़ आई कि भई नॉर्वे के एक सोवेनियर फंड ने जो बेसिकली 1.7 ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर संभालते हैं, उन्होंने बोला कि भई अदानी पोर्ट्स को वो लोग अपने पोर्टफोलियो से एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज़ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वो सब की बात है। ये खबर सुन के यस अदानी थोड़ा गिरा लेकिन वापस संभल गया ओवर द एंड जैसे मार्केट रिकवर हुआ, तो अदानी पोर्ट में कोई इश्यू नहीं आया था क्योंकि अदानी पोर्ट का जो रिज़ल्ट आया कल वो काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया एंड आपको भी पता है पोर्ट बिज़नेस इज़ गोइंग टू स्टे। मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे एक पोर्ट बिज़नेस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख लीजिए। जहाँ अदानी पोर्ट में नो इज़ अ लीडर ओके एट द एंड ऑफ द डे और आगे जाके अगर इंडिया को ग्रो करना है, 90% ऑफ आवर ट्रेड जो होते हैं वो पोर्ट बिज़नेस से होते हैं यहाँ। तो ऑफ कोर्स उनको बेनिफिशियरी होगा और उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउस ने ना उसको अपग्रेड किया और ये तो ओवरऑल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चलता रहता है जैसे नॉर्वे फंड ने किया है, काफ़ी बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अदानी स्टॉक्स तो ऐसे भी फोकस में रहते हैं, जब भी ये गवर्नमेंट की बात आती है और जब भी वो हिंडलबर्ग रिपोर्ट की बात आती है, उसके वजह से ऊपर-नीचे चल रहा है। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखो अ, अदानी पोर्ट एक फंडामेंटली सबसे अच्छा स्टॉक है अगर आप अदानी की सभी कंपनियों के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि यस ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। और ये स्टॉक ने परफॉर्म किया भी ये क्वार्टर में भी। सो दैट वाज़ अ थम्स अप फ्रॉम द मार्केट आल्सो। इनिशियली अगर ये न्यूज़ नहीं आती तो अदानी आज काफ़ी अप रहता। दूसरा अगर आप लोग रिज़ल्ट की बात करें तो भारतीय एयरटेल का रिज़ल्ट आया। भारतीय एयरटेल का भी रिज़ल्ट काफ़ी ठीक था। ओवरऑल आपको भी आज वो 2% से अप था और एट द एंड ऑफ द डे अभी क्या प्ले है देखो मैं रिज़ल्ट के इनसाइड नहीं जाना चाहता हूँ कैसा रहा क्या, मैं आपको डायरेक्टली ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ओवरऑल भारतीय एयरटेल यहाँ से भी अगर उसको बढ़ना है, तो आरपू बढ़ेगा और वो कब बढ़ेगा कि जब वो लोग अपना प्राइसिंग बढ़ाएँगे और ये होने वाला है। अभी बात चल रही है कि इलेक्शन के बाद शायद 25% की राइज़ आए और नो प्राइस हाइक आए। भारतीय एयरटेल और जियो वो सब करने वाले हैं और देखो ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी क्योंकि एट द एंड वी आर द चीपेस्ट कहते हैं ना कि कॉलिंग रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इवन इंटरनेट यूसेज की बात करें हम लोग का इंटरनेट यूसेज काफ़ी अच्छा है लेकिन हम लोग चार्ज बहुत कम कर रहे हैं। तो एक मैसिव गैप रहता है, जो आप चार्ज कर रहे हो और जो हो सकता है और वो धीरे-धीरे एक ब्रीच होगा तो 20-25% से बढ़ेगा, ऐसी बात चल रही है। ऊपर से क्या हुआ है कि ये जो वोडाफ़ोन आइडिया की जो स्टेबिलिटी आ गई है कि ऑफ़ कोर्स वो लिक्विडेट नहीं हो रहा है और फंड इन्फ्यूज़न हो चुका है। उसके वजह से भी ये टेलीकॉम सेक्टर ना काफ़ी अभी फर्मनेस पे आ गया क्योंकि गवर्नमेंट खड़ी है पीछे। तो भारतीय एयरटेल का रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा ही था और आप देखिए पिछले 1 साल में भारतीय एयरटेल ने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया है। कभी-कभी पीछे 2-3 साल से आप देखो वो इतना भाग नहीं था लेकिन पीछे 6 महीने या 1 साल के बाद बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करा है। क्यों? क्योंकि स्कोप बढ़ा है। करेक्ट तो आगे जाके सबको ऐसा लग रहा है कि यस सेलिंग प्राइस जैसे जो अपना प्राइस था हैक है, वो इलेक्शन के बाद आने वाली है और वही सब गिनती की वजह से ना भारतीय एयरटेल का एक अच्छे से वो कहते हैं ना कि ओवरव्यू दे रहे हैं और फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। दूसरे एक रिजल्ट की बात करें तो हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजी का अच्छा आया रिजल्ट। प्रॉब्लम क्या आती है गाइडेंस में होती है और दूसरी बात सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम आ जाती है उनके पी रेशियो पे, ओके, इनके वैल्यूएशन पे। अब 134 का पी रेशियो है यानी इट्स अ क्वाइट एन एक्सपेंसिव स्टॉक। नो डाउट पिछले अगर आप 1 साल में बोलो तो धमाकेदार रिटर्न दिया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने। परफ़ॉर्म भी अच्छा किया है। ऐसे नहीं कोई स्टॉक भागता है, परफ़ॉर्म करेंगे तभी भागता है, लेकिन बस वही होता है कि कॉन्फिडेंस क्या है इस लेवल पे, इस लेवल के वैल्यूएशन पे। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी किसी स्टॉक एनालिसिस करते हो कि भाई वैल्यूएशन क्या है? प्राइस व्हाट यू पे
द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दैट ओनली। ओके, अगर आपने बहुत ही हाई प्राइस पे कर दिया, फिर आप बोलोगे नहीं, नहीं अभी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बढ़ते ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वैल्यूएशन आपको कैच करना पड़ेगा प्राइस को, ओके? सो वैल्यूएशन बहुत अगर आपका हाई है और बेसिकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई नहीं आ रही है, वो मैच नहीं हो रही है वैल्यूएशन से, तो वैल्यूएशन हमेशा नीचे जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर पी जैसे 90 और 100 के ऊपर होता है ना, इट्स बिकम वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू अर्न एट दैट लेवल। आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर आपको रियली में प्रॉफिट कमाना है उस लेवल के पीई से। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा हर एक लोग भूल जाते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये भागते हुए घोड़े पे पैसे लगाना है, लेकिन भागते हुए घोड़े पे आप पैसा हर टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लगाओगे एंड थिंग्स गो हेवायर, फिर यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। सो ये हमेशा आपको ध्यान में रखने की किस लेवल पे आप कर रहे हो और क्या कर रहे हो। दूसरी हम लोग एक बात करने जाएँगे आज, काफ़ी सारे रिज़ल्ट आए लेकिन एक एनसीसी का भी रिज़ल्ट आया था जो बहुत ही अच्छा रहा, ऑलमोस्ट 8% से आज एनसीसी अप रहा था। फिर आई थिंक मैंने जब लास्ट देखा था तो 9% से था, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा और उसके वजह से क्या हुआ था कि देखो क्या है कि एक बार इस तरह के स्टॉक्स जैसे पीएसयू स्टॉक्स और वो सब में एक एक वापस एक अप जर्नी स्टार्ट होती है ना, तब एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि कब तक ये चलेगी, ओके? और कैसा वैल्यूएशन है। अभी ये इलेक्शन आ रहा है, तो काफ़ी पीएसयू स्टॉक्स वापस भागने चालू हो चुके हैं। और देखो जैसे ये 5th फेज़, 6th फेज़, 7th फेज़ आ जाएगा, 7th फेज़ आई थिंक ऑन द 1st जून है। तब तक देखो रिपीट हो सकता है कि पीएसयू में एक रैली आए, डिफेंस में रैली आए। डिफेंस की बात करूँ तो आज एचएएल 10% से अप था। ओके, अगर आप बोले डेटा पैटर्न, बीईएल और कितने सारे अदर स्टॉक्स भी काफ़ी सारे, एचएएल का तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसलिए उनका प्रॉफिट शायद डबल हो गया है, इसलिए वो है ना इतना अच्छा रिज़ल्ट वजह से वो अप था। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जब इलेक्शन आएगा तब एक स्टॉक रैली आती है। नॉर्मली 19 की बात करें सेम सिचुएशन थी बीच में गिरावट आई और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आया ना एक अच्छी खासी रैली आई जो हमें अभी यहाँ दिख रहा है। अब पीछे 1 घंटे में देखो कैसे मार्केट को खींचा है। 200 पॉइंट निफ्टी अप आ गया यानी अगर 70 पॉइंट 70 पॉइंट्स वो नीचे था 270 पॉइंट्स वो ऊपर आ चुका है। उसका मतलब क्या है कि एक जबरदस्त बाइंग आ रही है। अब एफआईआई तो सेल कर रहे हैं, तो कौन बाय कर रहा है? डीआईआई बाय कर रहा है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि किस तरह से बाइंग आ रही है और जो वैल्यूएशन आ रहा है, क्या वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उस चीज़ को? क्योंकि अगर वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कितनी भी रैली आ जाए, अपने लिए वो बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए भी जो भी स्टॉक ले रहे हो आप, जैसे पब्लिक सेक्टर स्टॉक ले रहे हो या कोई भी डिफेंस के ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप हमेशा ध्यान में रखो कि किस तरह से आपका वो कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ खड़ा है और उसका रिजल्ट कैसा है। क्योंकि अगर रिजल्ट सही नहीं आया है और आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आप चाहो तो निकल भी जाओ, आपकी मर्ज़ी, लेकिन नो रिजल्ट के बिना मत इन्वेस्ट करो, बस डालने के लिए मत डाला करो क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर गलती से कुछ गलत चला गया ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखना। ऑल्सो गाइस, अभी ये रिजल्ट सीज़न ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और रिजल्ट और कुछ आने भी वाले हैं, लेकिन ये मंथ एंड में सब खत्म हो जाए जब तक ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो हमें ये देखना है कि इस इलेक्शन सीज़न में, इलेक्शन पीरियड में जो भी अनाउंसमेंट आएगा या जो भी जीत के आएगा ना, उसके बाद बजट आने वाला है। तो कौन से एरिया को इम्पैक्ट आने वाला है। और अगर जो कोई सेक्टर में रैली आ रही है जस्ट असम्पशन के बेस पे और कुछ नहीं आया तो वो सेक्टर में डाउनफॉल भी आ सकता है। आज शाम को मैं एक वीडियो एक लाइव सेशन करने वाला हूँ इलेक्शन 2024 का, जहाँ कौन से सेक्टर बेनिफिट आप चाहो तो वो अटेंड कर सकते हो, तो उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि कौन से सेक्टर में डाल रहे हो और ये क्या सिर्फ इलेक्शन के बेस पे भाग रहे हैं। अगर फंडामेंटल कुछ नहीं है वो सेक्टर में तो अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अभी क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आए तो थोड़े क्वेश्चन्स ले लेते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन्स पूछना है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू टेक इन नेक्स्ट सेशन। मे बी शाम को जब भी हम लोग लेंगे तब ये कवर कर लेंगे। तो एक आध क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन जो आ रहा है ऐश्वर्या
ऐश्वर्या का है कि टाटा मोटर्स में आपका व्यू क्या है? टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल अभी आप बोलो तो अभी नीचे है क्योंकि उनका गाइडेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह से कंपनी सोच रही थी। ओके सॉरी पब्लिक सोच रही थी, एनालिस्ट सोच रहे थे। क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट ने बोला है कि हाँ भाई जीएलआर में मार्जिन रिडक्शन हो सकता है, कंपटीशन फियर से तो डिमांड आउटलुक भी इतना अच्छा बोला नहीं है तो और आपको भी पता है चाइना में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके वजह से वो डिमांड आउटलुक इतना अच्छा नहीं था इसलिए ये स्टॉक 12 से 15% गिरा है अपने हाई से। लेकिन एक बात तो सही है कि ओवरऑल टाटा मोटर्स की पोजीशन सही है। अब ये देखो ये आपको ये टेक लेना है कि आपको क्या करना है। क्या आपको 1 क्वार्टरली रिजल्ट पे आपको टेक लेना है या आपको लंबे समय के लिए जाना है? देखो 1 क्वार्टरली, 2 क्वार्टरली ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे रहे फिर वापस ऊपर जाए, लेकिन क्या आप ये सब चीज़ें टाइम कर पाओगे? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क और जब भी आप इन्वेस्ट करते हो आप बड़ा सोचो। आप सोचो 5 साल, 3 साल में ये स्टॉक कहाँ जाके रुकने वाला है। अगर आपको लगे कि ये मैसिवली अगर डबल ट्रिपल हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बने रहो ये स्टॉक में। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो क्योंकि बड़ा पैसा लंबे टाइम तक जब तक रुकोगे तभी बनेगा। बाय द वे मैं आगे कोई क्वेश्चंस उससे पहले गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक एंड शेयर टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपको भी पता है मैं डेली काफ़ी वीडियो रिलीज़ करते हैं हम लोग जस्ट फॉर टू एजुकेट यू कैसे आगे बढ़ना और आपको हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज़ देखनी है तो कमेंट बॉक्स में डाली होगी लिंक वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ओवरऑल ठीक-ठाक ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं लग रही है। ओके अजय मन कहते हैं कि भई क्या राकेश झुनझुनवाला जी कभी लीवरेज यूज़ करते थे? यस करते थे। वो तो बहुत करते थे, वो तो इंट्राडे प्लेइंग भी काफ़ी करते थे। वन टाइप ऑफ उनके में एक ट्रेडर हमेशा रहता था। नो डाउट उन्होंने पैसा अगर आप बोलो तो मोर देन 98% पैसा उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कमाया होगा। जैसे टाइटन से ही उन्होंने 33% अपनी वेल्थ क्रिएट की थी। अ, प 34,000 में से 13-14,000 करोड़ तो एक ही स्टॉक से क्रिएट किए। लेकिन वो एक ट्रेडर भी थे और उनको अच्छा लगता था। वो ऐसे बैठे नहीं रह सकते। कभी एक बार ना किसी बंदे वहाँ जाता है ऑफ़िस में तो वो स्टॉक मार्केट बनता है तो वो हॉर्स बेटिंग पे लगा देते थे। तो ये बात है वो एक एक कहते हैं ना नेचर होता है, बिहेवियर होता है जो हर एक बंदे का अलग होता है। तो उनको ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है। तो हाँ और ट्रेडिंग के लिए वो लीवरेज भी उठाते थे, इन्वेस्टमेंट के लिए भी लीवरेज उठाते थे। तो लीवरेज उठाना गलत नहीं है, गलत ये है कि आप बिना सोचे-समझे लीवरेज पे आप इन्वेस्ट कर दो और इन्वेस्टमेंट अगर आपके हिसाब से नहीं जाएगा तो आपको एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो कि जब भी आप इन्वेस्ट करो, बी केयरफुल ऑन द लीवरेज लेके मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कीजिए, अनलेस आप बहुत श्योर है तो बात अलग है। ओके अगेन दूसरा एक क्वेश्चन अजय मन का क्या हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके सॉरी म्यूचुअल फंड के लेके हम लोग क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला रिस्क हमेशा ये है, अगर आपके हिसाब से अगर गया नहीं है रिजल्ट तो क्या? ठीक है, बाकी बैंक्स वाले तो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके पास अगर खुद की प्रॉपर्टी है, दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट्स है तो क्यों नहीं देंगे? सब कुछ देंगे। तो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिलती है, पर्सनल लोन भी मिलते हैं, वो आप पे है कि आपको कैसे करना है लेकिन अगर रैशनैलिटी के हिसाब से बोलूँ तो बी केयरफुल बिफोर यू इन्वेस्ट लाइक दिस क्योंकि अगर कुछ चीज़ गलती हो गई तो नो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगेन डीवीएस जैन बोलते हैं कि मटार टेक्नोलॉजीज़ में उनका है 35 क्वांटिटी और 2850 बर्बाद हो गया सर क्या करें? देखो दिग्विजय जैन देखो यार मटार है लेकिन ओवर द टाइम लेट अस गिव सम टाइम शायद ये रिकवरी आ जाए। अभी आप बने रहो, इलेक्शन की राह देखो, इलेक्शन में क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद यू कैन टेक अ डिसीजन व्हाट टू डू विथ मटार टेक्नोलॉजीज़ लेकिन हाँ, अभी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, तो देखते हैं मट्टा का स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल रिकवर। दूसरा एक था कि बजाज फिनसर्व पे वीडियो कीजिए, ठीक है? मैं विल ट्राई टू कवर दैट बजाज फिनसर्व ये डीएसपी 2035 बोल रहे हैं।
देखो यार, मैं ट्राई तो करता हूँ काफ़ी सारे स्टॉक करने। आज ही हमने एक स्टॉक कवर किया था, टाटा कंज्यूमर। आपने देखा नहीं हो तो मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, क्योंकि ट्राई करता हूँ कि स्टॉक्स कवर करूँ सो दैट नो आपको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता है उस स्टॉक रिलेटेड, ठीक है? देन दूसरा क्वेश्चन है कि अ, अरिंदबंदन बैनर्जी बोलते हैं कि इंडिया मार्केट विल ग्रो, बीजेपी विन और नॉट 100%। एंड ये उस वीडियो के बारे में बात है जहाँ मैंने लिखा था कि व्हाई मार्केट इज सो कंफ्यूज, सो इवन आई एग्री अरिबन जी के, यस इंडियन मार्केट इज गोइंग इररिस्पेक्टिव कोई भी पार्टी आती है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है ओवर द टाइम। अगर आप देखो यूएस मार्केट भी अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, हमारा तो ऐसे भी जीडीपी अच्छा है, तो मुझे कोई ऐसी डाउट नहीं लग रही कि यहाँ से हम लोग ग्रो नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एक बार ये इलेक्शन का जो है रिजल्ट और वो सब आ जाए, उसके बाद नो I think things will be much settled down here. So that is the thing. चेतन शाह कहते हैं तपन सर, कैन वी गेट आउट ऑफ मार्केट इन स्टॉक, यानी वो बात करके इलेक्शन पीरियड के पहले हम लोग क्या निकल जाए, इलेक्शन के बाद आए। नहीं, मैं नहीं समझता चेतन जी, आप ऐसा करना चाहिए, बने रहो स्टॉक्स में। क्या पता उससे पहले, जैसे हम लोग आज कैसे जैसे 200 पॉइंट्स निफ्टी जंप आया, क्या पता उस टाइम पे भी हम लोग ऑल टाइम हाई टच कर लेंगे, मोस्टली कर लेंगे, लग रहा है जिस तरह से आज बाइंग आई। तो आगे जाके थिंग्स विल बी मच बेटर, सो नो नीड टू गेट आउट, नो नीड टू पैनिक। अब ये सब तो अटकलें चलती रहेगी, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चेतन जी, तो आपको नो कोई टेंशन नहीं है, आप बने रहो इस स्टॉक्स में, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कैन यू प्लीज एनालाइज तेजस नेटवर्क टू बाय और नॉट? अजय जी, तेजस नेटवर्क पे मैंने अभी रिव्यू नहीं किया, लेकिन 100% मैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा, ओके? Not the market is confused, but FII and DII traders are confused. Okay. सो मार्केट कंफ्यूज नहीं, वही बोल रहे हैं नील अवर जी के, मार्केट कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन ट्रेडर और एफआईडीआई कंफ्यूज है। हाँ, होते ही है, क्योंकि वो पैसे लेके बैठे हैं, उनको पता नहीं करना क्या है। और जब इस तरह की वॉलेटिलिटी आती है ना, तभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट में कि भाई एंटर रहे या बाहर निकल जाए या मार्केट के बाद आए, क्या करे। और हाँ, इस तरह का मार्केट है, और इसीलिए अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो साइड में बैठ जाओ, राह देखो, मार्केट किस डायरेक्शन में जाए, देन यू कैन टेक अ या बेटर पोज़ीशन। काफ़ी लोग ऐसा भी सोच के चलो यार छोड़ो यार, इलेक्शन के बाद ही देख लेंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर जहाँ जाना है जाने दो मार्केट में, फिर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही ये अपना एफआईआई करे ना, एफआईआई बोले कि भई ये तुम्हारा इलेक्शन है, ये मेरा इलेक्शन तो है नहीं यार। आप जानो, आपका काम जाने, तो हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, और उन लोगों ने, आपको भी पता है कि अराउंड 1,15,000 करोड़ और सेल कर दिया, जबकि हमारे डीआईआई ने 1,70,000 करोड़ जितना तो बाय कर लिया है। तो जितना एफआईआई ने बेचा, उतना डीआईआई ने ज़्यादा बाय कर लिया, 30% बाय किया है ज़्यादा। लेकिन एफआईआई ऐसे है ना कि वो कैमेलियन देखा है ना, कैमेलियन के सब ना, कैमेलियन यानी वो कहते हैं काचिंडा, गुजराती में बोलते हैं। तो जैसे वो कलर बदलता है, वैसे ही ये एफआईआई कलर बदलते हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो जाएँगे बाहर, और अगर लगा कि भई अब ये सब कुछ सही चल रहा है, तो वो ऊपर के लेवल पे भी एंट्री करेंगे। तो ऐसा ही है एफआईआई का, तो हमको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब तक डीआईआई का सपोर्ट है, कोई, वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में भी हमें अभी आत्मनिर्भर बनना है, करेक्ट? यस, अ, दि दिल दिलबड़ा राजा 3187 कह रहे हैं कि भई टेंशन मत लो, ईवीएम हेल्प करेंगे, यानी वो इलेक्शन की फिर ध्रुव राठी की यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी, ये सब बातें चली इलेक्शन की, कि हाँ, देखो यार, ये सब बोलते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी टाइम ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो ये सब तो बोलने की बातें है कि यार ईवीएम को मैनिपुलेट करके हम लोग जीत जाएँगे, या वो, या बीजेपी मैनिपुलेट करे, ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ओके। बीजेपी बीजेपी विल विन 350 प्लस, यस हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह से अमित शाह कॉन्फिडेंट है, वो तो बोले कि 400 के ऊपर सीट आराम से मिलेगी, तो हो सकता है। होपफुली 400 की सीट ऊपर आए, तो मार्केट के लिए शांति और हमारे लिए शांति हो, क्योंकि एट द एंड हम लोग भी यहाँ स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो सबका भला हो। तो यही हम लोग चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ, एनीथिंग अबाउट 330, 350, नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। आई थिंक market will do well from here also.
तो गाइस दैट्स व्हाट हम लोग और क्वेश्चंस बाद में लेंगे। आप चाहे तो आप ये कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा। विल टेक योर क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड विल हम लोग ट्राई करेंगे कि ये रेगुलर वीडियो आए जिससे आपको मार्केट का आउटलुक और पता चलता है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर योर व्यूज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।